नमस्कार। कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। चलिए, हम बेसिक एग्रोनॉमी सीरीज़ चला रहे थे। बेसिक एग्रोनॉमी में हमने लास्ट क्लास में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस विच कैन बी ड्रॉन ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिस पे। डिफरेंट लाइन ड्रॉ किया गया था कि सेम हाइट के, अगर एक लाइन सेम हाइट वाले जगह को जोड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। सेम प्रेशर वाले एरिया को जोड़ती है तो क्या बोला जाता है। सेम टेम्परेचर वाले, ये देखा था। आज हम देख रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग। चलिए हेडिंग डालिएगा, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग, ओके। तो वेदर फोरकास्टिंग, इसके टाइप्स देखते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के टाइप्स है 3 टाइप्स। वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ टाइप से ही आता है कि वेदर फोरकास्टिंग कितने दिनों, जो 3 टाइप्स है वो कितने कितने दिनों इंटरवल का होता है, ठीक है। पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला होता है, देखिए, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज। दूसरा होता है लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज। दूसरा मीडियम रेंज एंड तीसरा होता है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है ये देखते हैं। देखिए, शॉर्ट रेंज में आता है कि यह है लेस देन 3 डेज और अप टू 72 आवर्स की जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है कौन, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक। इसमें अब मीडियम रेंज की बात करें, मीडियम रेंज 3 से 10 दिनों तक के लिए। एंड जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है ये जनरली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। लॉन्ग रेंज की बात करें तो मोर देन 10 डेज वेदर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग में आता है। ये तो हमने देखे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ओके। आगे देखते हैं, चलिए। आगे है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, आप जानते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने भारत को अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा है भारत, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। अगर आपको एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में बांटना है तो इसके लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग, ठीक है, क्या है। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन, 7th प्लानिंग कमीशन के अनुसार, 7th प्लानिंग कमीशन ईयर की बात करें तो यह 1988 में एग्रोक्लाइमेटिक के बारे में, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को बांटा गया। जो प्लानिंग, ये बता दूं कि प्लानिंग कमीशन को हेड करते हैं हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो हेड करना है प्लानिंग कमीशन को, ठीक। इसी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके, देखिए पहले बोला जाता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन इसी का नाम चेंज करके अब बोला जाता है नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। फंक्शन सेम है, सिर्फ नाम चेंज किया गया, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, पहले प्लानिंग तो हो गया, अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन भारत को, देखिएगा, भारत को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन ये यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में भारत को बांटा गया। अगर हम बात करें आईसीआर के द्वारा, किसके द्वारा? आईसीआर एंड एनएआरपी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा भारत को।
अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा और आईसीआर या फिर एनएआरपी ने 131। अगर क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने भारत के, तब आएगा आंसर 15। अगर बोले प्लानिंग कमीशन के अनुसार तो 15, अगर बोले एनएआरपी और आईसीआर के अनुसार तो 131। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को ये है सीजी को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बाद एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं। देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हिंदी में बोला जाता है सस्य जलवायुवी खंड, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन को बोला जाता है सस्य पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। ठीक है, तो देखिए एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अगर हमने पढ़ा NBSS एंड LUP, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ है? नागपुर में। इन्होंने बांटा भारत देश को 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में, 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा। अगर आईसीआर की बात करें तो आईसीआर ने कितने बांटा? 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में। अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो हमने देखा प्लानिंग कमीशन ने भारत देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा और आईसीआर ने 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो NBSS LUP ने 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा और आईसीआर ने 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो थे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। इन दोनों के बाद हम बात करते हैं ड्राई। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। देखिए, ड्राई फार्मिंग मतलब क्या? जहाँ बरसात नहीं होता वहाँ ड्राई फार्मिंग किया जाता है। ड्राई फार्मिंग का बात करते हैं। ड्राई फार्मिंग का मुख्य मेन एम क्या होता है? ड्राई फार्मिंग का एम होता है कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर by conservation of moisture crops are grown। ठीक, मतलब मॉइस्चर का कंजर्वेशन करके क्रॉप्स को ग्रो करना है। ये क्या है? ड्राई फार्मिंग का एम है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 60 से 70%, जो 60 से 70% एग्रीकल्चर फार्मिंग होता है, जो कल्टीवेशन होता है, ये किस पे बेस्ड होता है? ये ड्राई फार्मिंग पे बेस्ड होता है। 60 से 70% कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन ड्राई फार्मिंग। ठीक है, जो 45% खाद्यान्न जो हमें प्राप्त होता है, ये ड्राई फार्मिंग से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग का उल्टा क्या होता है? रेनफेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती। चलिए, ड्राई फार्मिंग के टाइप्स देखते हैं। ड्राई फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? तो ये 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए, ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग एंड एक और होता है रेनफेड फार्मिंग। ओके, ड्राई फार्मिंग को अगर ये किसके बेसिस पे बांटा गया है? रेनफॉल के आधार पे। ठीक है, ड्राई फार्मिंग को कहा जाता है शुष्क कृषि। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो शुष्क भूमि कृषि। रेनफेड फार्मिंग की बात करें तब है असिंचित कृषि या बारानी खेती। ओके, चलिए, ड्राई फार्मिंग कब बोलेंगे? जब अगर रेनफॉल 750 mm
से कम हो, क्या हो, रेनफॉल। ओके, 750 mm से 1150 mm हो तब कहा जाएगा ड्राई लैंड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 1150 mm, ये क्या हुआ, रेनफेड फार्मिंग। ओके, अब कुछ और बात करते हैं ड्राई फार्मिंग को। देखिए ड्राई फार्मिंग कहाँ किया जाता है, एरिड रीजन में, एरिड सूखा क्षेत्र में। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो सेमी एरिड रीजन में। ओके, रेनफेड की बात करें तो रेनफेड ह्यूमिड इलाकों में रेनफेड फार्मिंग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्राई फार्मिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं, चलिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई। हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक एग्रोनॉमी। इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या बेसिक हैं ये देख रहे हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं इरिगेशन, सिंचाई। हेडिंग करिएगा, इरिगेशन जिसे क्या कहा जाता है, सिंचाई। ओके, इरिगेशन या सिंचाई। देखिए ये पौधा है, अगर इसका प्रोटोप्लाज्म की बात करें, पौधे की प्रोटोप्लाज्म, तो जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है ये 95% जो पोर्शन है वाटर से बना है। चलिए, तो हमने क्या बोला कि प्रोटोप्लाज्म, जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म है, ये 95% वाटर से बना है। अगर हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड ना कराएं, अगर रेनफॉल ना हो तो क्या होगा, प्लांट्स कोलैप्स कर जाएगा, डेथ हो जाएगा, प्लांट्स का डेथ हो जाएगा। इसलिए हमें वाटर, आर्टिफिशियल वाटर, देखिए आर्टिफिशियली मतलब नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली जब हम पानी देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही इरिगेशन कहा जाता है। देखिए इरिगेशन, समझ गए इरिगेशन का मेन कॉन्सेप्ट। अब इरिगेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ते हैं। चलिए, देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा कैनाल के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है, कैनाल्स के द्वारा, ठीक है, नहरों के द्वारा। उसके बाद देखिए दो टर्म है, लाइफ सेविंग इरिगेशन एंड सप्लीमेंटल इरिगेशन। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये टर्म्स लाइफ सेविंग इरिगेशन एंड सप्लीमेंटल इरिगेशन किससे रिलेटेड है। क्या मैंने बोला, दो टर्म लाइफ सेविंग इरिगेशन एंड सप्लीमेंटल इरिगेशन किससे रिलेटेड है। तो देखिए लाइफ सेविंग इरिगेशन रिलेटेड है खरीफ क्रॉप से, किससे, खरीफ क्रॉप से। ओके, एंड सप्लीमेंटरी इरिगेशन किससे रिलेटेड है, रबी क्रॉप से, रबी क्रॉप से। ओके, क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स में देखिए कुछ टर्म्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट, इसका फॉर्मूला पूछता है, वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए तो क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट मतलब होता है इवापोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन प्लस इरिगेशन लॉस प्लस वाटर फॉर स्पेशल पर्पस। देखिए वाटर फॉर स्पेशल पर्पस, इसका क्या मतलब है,
जैसे आप राइस में पडलिंग कर रहे हैं तब स्पेशल पर्पज़ के लिए आपको ज़्यादा वाटर चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने क्या देखा, वाटर रिक्वायरमेंट मतलब इवापोरेशन के द्वारा जितना वाटर लॉस हुआ उसे कंपेंसेट करने के लिए वाटर चाहिए, ट्रांसपिरेशन द्वारा जितना लॉस हुआ उसे कंपेंसेट करने के लिए, एंड इरिगेशन लॉस के द्वारा जितना हुआ, इरिगेशन लॉस को बोला जाता है सिंचाई जल की हानि, एंड वाटर फॉर स्पेशल पर्पस। ये होता है फॉर्मूला किसका, वाटर रिक्वायरमेंट का। ठीक है, दूसरा टर्म आता है, देखिए इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट सिंचाई जल मांग। देखिए सिंचाई जल आवश्यकता की बात करें, सिंचाई जल आवश्यकता का वाटर रिक्वायरमेंट, जितना वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट जितना है, इसमें से हम इफेक्टिव रेनफॉल माइनस सॉइल मॉइस्चर, ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर। हमने क्या बोला, देखिए इसका मतलब ये है कि क्रॉप का टोटल वाटर रिक्वायरमेंट अगर 5000 mm है, अगर 5000 mm है, ध्यान से देखिएगा, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट अगर 5000 mm है तो कितना वाटर इसे वर्षा जल के द्वारा प्राप्त हो जा रहा, वर्षा जल के द्वारा कितना प्राप्त हो जा रहा, प्लस एडिशनल हमें कितना देने की ज़रूरत है, एडिशनल कितना देने की ज़रूरत है, इसी को कहा गया है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब कि नेचुरली कितना उसको मिल जा रहा है, आर्टिफिशियली हमें कितना देने की ज़रूरत है। इसीलिए वाटर रिक्वायरमेंट में से हम इफेक्टिव रेनफॉल, बरसात के द्वारा जितना वाटर उसे मौजूद मिल रहा है उसे निकाल देंगे, प्लस सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है इसे भी निकाल के मिनिमम माइनस कर देंगे, फिर जितना वाटर एक्चुअली क्रॉप को नीडेड रहेगा उसे कहा जाएगा इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। समझ गए? चलिए ये दो टर्म आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट क्रॉप्स के वाटर रिक्वायरमेंट देखते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ, आप कॉलम बना लीजिएगा, ये है क्रॉप्स एंड वाटर रिक्वायरमेंट, क्रॉप्स एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक। और वाटर रिक्वायरमेंट हमारा रहेगा mm में, mm इसे आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम राइस, धान की वाटर रिक्वायरमेंट है 900 से 2500 mm। व्हीट की बात करें तो ये है 450 से 650 mm। मेज की बात करें तो 500 से 800 mm। शुगर केन 1500 से 2500 mm। बीट रूट आपने देखा सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट चुकंदर। बीट रूट की बात करें तो ये है 550 से 750 mm। ग्राउंडनट एंड पोटैटो इनका है 500 से 700 mm। इसके बाद कॉटन की बात करें, कपास 700 से 1300 mm। सोयाबीन 450 से 750 mm। टोबैको की बात करें तो इसका है 400 से 600 mm। मस्टर्ड 250 से 300 mm। टोमेटो 600 से 800 mm। एंड मटर की बात करें तो 350 से 500 mm। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाना
1200 से 2200 mm। ये तो थे डिफरेंट क्रॉप्स के वाटर रिक्वायरमेंट। आप इसे मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। MTR मुझे तो रटना ही है, ये सबको आपको याद करना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसे। ऐसा आप याद कर सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स जो हैं, खरीफ क्रॉप्स की वाटर की अधिकता, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट उनका ज़्यादा होता है खरीफ क्रॉप्स का, एंड रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स का कम होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे बढ़ते हैं कि इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करें कि हमें कब कब इरिगेशन देना है। शेड्यूलिंग मतलब कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, इसे सबको शेड्यूलिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कुछ 2-3 कब कब हमें वाटर इरिगेशन देना चाहिए। तो हेडिंग है इरिगेशन शेड्यूलिंग। ठीक है, इरिगेशन शेड्यूलिंग देखते हैं किस बेसिस पे हम देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन रेशियो अप्रोच। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपीरेशन रेशियो अप्रोच का मतलब ये है कि एक यूनिट ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर, एक यूनिट ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर यूज होता है, कितना वाटर का कंजप्शन प्लांट कर रहा है। इस बेसिस पे हम इरिगेशन करेंगे, इरिगेट करेंगे फील्ड को। ठीक है, यह विधि ग्रीन हाउस में यूज होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, अगला देखते हैं। ये सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन रेशियो अप्रोच क्या है। तो आप बताइएगा कि एक यूनिट ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए जितना वाटर चाहिए उसी बेसिस पे हम देते हैं, इस रेशियो के बेसिस पे इरिगेशन शेड्यूलिंग किया जाता है। अगला देखते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, कितना कमी हो रहा है, उस बेसिस पे हमारे पास मृदा नमी तनाव नापने के लिए टेंशियोमीटर है, नमी को आप चेक किए, उस बेसिस पे हम इरिगेट करेंगे फील्ड में। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है IW/CPE रेशियो, इरिगेशन वाटर अपॉन CPE। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस रेशियो को किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। तो साइंटिस्ट हैं हमारे परिहार, इन्होंने दिया IW/CPE रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट क्रॉप की IW/CPE रेशियो देखें तो देखते हैं राइस का सबसे ज़्यादा होता है 1.2, ये मैक्सिमम, मतलब जब IW/CPE वैल्यू 1.2 हो तब हमें इरिगेट करना है। व्हीट की बात करें, व्हीट का 0.9, मेज 0.9, कॉटन 0.7, ग्राउंडनट 0.6 एंड सैफफ्लावर जिसे कुसुम कहा जाता है, सैफफ्लावर 0.4। ये होता है सबसे मिनिमम। ओके, ये रहे। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा IW इरिगेशन शेड्यूलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, IW/CPE रेशियो। IW/CPE रेशियो किसने दिया? IW/CPE रेशियो परिहार जी ने दिया। और हमने देखा सबसे मैक्सिमम IW/CPE रेशियो किसका है, राइस का 1.2 एंड सबसे मिनिमम सैफफ्लावर 0.4। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ छोटा से 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो देख लेते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन देखिए, मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या है। पहला है सरफेस मेथड, दूसरा है सब सरफेस। ओके, हमने पहले बताया सरफेस का मतलब क्या, मृदा तल से ऊपर,
मृदा तल के नीचे सब सरफेस। तो ये दो प्रकार से, अब इनमें देखते हैं सरफेस मेथड में क्या क्या आता है। पहला आता है चेक बेसिन। चेक बेसिन हिंदी में कहा जाता है क्यारी विधि, क्यारी विधि। ओके। दूसरा है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन, इसे क्या कहा जाता है, थाला विधि। तीसरा है बॉर्डर मेथड। बॉर्डर मेथड, इसे कहा जाता है बॉर्डर विधि, बॉर्डर विधि। चौथा है फरो मेथड। फरो, इसे कहा जाता है कुंड विधि। देखिए आप इंग्लिश में ही पढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आना है वो इंग्लिश में आना है। इंग्लिश में आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे। पांचवा देखते हैं फ्लड मेथड। फ्लड मेथड मीन्स प्रवाह विधि। छठवा देखते हैं सर्ज मेथड। सर्ज मेथड, इसे कहा जाता है रेला विधि। रेला, रेला बह गया रे बोलते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या आना है कि ये कौन से क्रॉप्स में अपनाए जाते हैं। देखिए चेक बेसिन का मतलब क्या है कि ये आपका फील्ड है, आप एक बड़े से फील्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, इधर से इरिगेशन शुरू किए, तो यहाँ पे आप चेक लगा देंगे और पहले ये पोर्शन इरिगेट हुआ, फिर इधर चेक लगा के इसे इरिगेट किए, फिर दोनों को चेक करके आगे बढ़ाए, इसे इरिगेट किए, फिर ये है चेक बेसिन। चेक बेसिन किन फसलों के लिए उपयुक्त होता है देखते हैं। चेक बेसिन, जो फसल पास पास बोई जाए, जो फसल पास पास बोई जाए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे कि व्हीट, राइस। ओके, इसके लिए 2 से 3% स्लोप होना चाहिए, 2 से 3% स्लोप। ठीक। रिंग बेसिन, अब रिंग बेसिन की बात करें तो ये फ्रूट ट्रीज, जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं, जितने भी फ्रूट ट्रीज, इनमें क्या अपनाया जाता है, रिंग बेसिन मेथड। बॉर्डर मेथड की बात करें, बॉर्डर मेथड यह है, बॉर्डर मेथड लोमी सॉइल, लोमी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है, लोमी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है बॉर्डर मेथड। इसकी स्लोप की बात करें तो 0.5 to 1% स्लोप में ही बॉर्डर विधि का यूज किया जाता है, ये बॉर्डर से वाटर दिया जाता है। ठीक है। फरो कुंड विधि की बात करें, कुंड विधि ये ट्यूबर फसल, ट्यूबर फसलों के लिए, ट्यूबर फसलों के लिए कुंड विधि, आप जान रहे हैं ये कुंड बना के बीच से वाटर दिया जाता है कुंड विधि में। फ्लड विधि, फ्लड विधि मेनली चावल राइस में यूज किया जाता है। ठीक है। और रेला विधि, रेला विधि का मतलब क्या है, आप एक सिरे से वाटर प्रवाह किए फिर बंद किए, यहाँ तक पहुँचा, फिर दिए फिर बंद किए, ये ऑन एंड ऑफ मेथड कहा जाता है। रेला विधि को ऑन ऑफ इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब हम ये तो सब क्या थे, सरफेस मेथड, मृदा सतह से ऊपर के। अब हम बात करने वाले मृदा सतह के नीचे। तो सब सरफेस, इसका जनरली ये कॉस्टली होता है, तो ये फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन में यूज होता है, विदेशों में। ठीक है। इसमें देखते हैं, चलिए इसमें आते हैं, ये इंडिया में जो है ना, इंडिया में केरल में नारियल को इरिगेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, देखिए ये आपका नारियल का पेड़ है। ओके, ये सरफेस है, तो अंदर से पाइप लगा देंगे, अंदर से पाइप लगा देंगे, इसके थ्रू वाटर रूट तक मिलते रहते हैं। इसे कहा जाता है क्या, सब सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड। अब तीसरा है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर। देखिए इससे करिएगा सरफेस को ए, सब सरफेस बी, स्प्रिंकलर सी एंड ड्रिप डी। तो स्प्रिंकलर की बात करते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र, अगर स्प्रिंकलर में सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा नॉर्थ इंडिया में। ओके। इससे क्ले मिट्टी में यूज नहीं किया जाता, क्ले चिकनी मिट्टी में यूज नहीं किया जाता स्प्रिंकलर का। ठीक है।
असमतल ये एरिया में किया जाता है, ऊबड़ खाबड़ एरिया में किया जाता है। इसमें सॉल्टी सलाइन वाटर का यूज नहीं किया जाता, सलाइन वाटर का यूज नहीं किया जाता, क्ले मृदा में नहीं किया जाता, और ये असमतल भूमि में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फ्रॉस्ट अफेक्टेड क्रॉप है, फ्रॉस्ट अफेक्टेड क्रॉप के लिए स्प्रिंकलर विधि का यूज किया जाता है। फ्रॉस्ट अफेक्टेड क्रॉप के लिए स्प्रिंकलर विधि का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रेशर कितना होता है। प्रेशर स्प्रिंकलर मेथड में प्रेशर कितना होता है। प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर देखिएगा आप, ये आप माइंड में रखिएगा, आप याद कर लीजिए। प्रेशर होता है 2.5 to 4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.5 to 4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर है। अगर हम जल प्रवाह की बात करें, क्या इसका स्पीड है वाटर का, तो जल प्रवाह रेट की बात करें, किस रेट से ये वाटर निकालता है, तो 1000 लीटर प्रति आवर। स्प्रिंकलर का आपने देखा, क्या देखा, प्रेशर 2.5 से 4 kg प्रति सेंटीमीटर एंड जल प्रवाह रेट 1000 लीटर प्रति आवर। अब ड्रिप इरिगेशन आपने देखा, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है स्प्रिंकलर का, हरियाणा। ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, टपक विधि कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन को। चलिए, ये रहा ड्रिप इरिगेशन, ये डी पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की बात करें, इसे माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है, माइक्रो इरिगेशन एंड ट्रिकल मेथड भी कहा जाता है। ट्रिकल मेथड, ठीक है। इस विधि से सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्व होता है इस विधि से। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा, देखिए आपने देखा स्प्रिंकलर में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है भारत में, हरियाणा में। अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन के एरिया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि स्प्रिंकलर का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, तो हरियाणा, और ड्रिप का कहाँ है, तो महाराष्ट्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या किया जा रहा है, लेबर कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट को बचाने के लिए फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन को एक साथ दिया जाता है। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन को एक साथ दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिगेशन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फर्टिगेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिगेशन। तो आपको ऑप्शन दे देगा, फर्टिगेशन के मतलब इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर का यूज और फर्टिलाइजर का यूज। तो क्या होगा, इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर का यूज। अब इसके वाटर प्रवाह रेट की बात करें तो प्रेशर आपने वहाँ क्या देखा, 2.5 से 4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ की अगर प्रेशर की बात करें, दाब क्या है ड्रिप इरिगेशन के, 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की बात करें 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये स्पेस्ड क्रॉप्स, जितने भी स्पेस्ड क्रॉप मतलब जितने स्पेसिंग में लगाए जाते हैं, इनमें ड्रिप इरिगेशन का यूज होता है। डिस्चार्ज की बात करें तो 1 घंटे में 4 लीटर, 1 आवर में 4 लीटर डिस्चार्ज है। हमने स्प्रिंकलर में क्या देखा, 1 आवर में 1000 लीटर डिस्चार्ज रेट। ड्रिप में हमने देखा 4 लीटर इन 1 आवर। ओके, चलिए पानी की बचत, अगर पानी की बचत देखें किस विधि में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होता है, तो पानी की बचत, अगर पानी की बचत की बात करें, पानी की बचत एंड दक्षता की बात करें, दक्षता की जल दक्षता, पानी की बचत की बात करें तो ये है ड्रिप और ये है स्प्रिंकलर। ओके,
ड्रिप की बात करें तो इसमें 50 से 60% पानी की बचत होती है, 50 से 60% पानी की बचत होती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड। और इसमें 40 से 50%, मतलब आप देख रहे हैं कि ड्रिप में ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। दक्षता की बात करें 90 to 95%, मतलब दक्षता का मतलब ये है कि आपने जितना वाटर प्लांट को दिया उसका कितना पोर्शन प्लांट यूज कर पा रहा है। तो 90 to 95% ड्रिप इरिगेशन में। स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर में 50 से 60% है दक्षता। ओके, एक और मेथड, एक नया मेथड है, डी के बाद ई करिएगा। ई में टाइफून सिस्टम, ये अभी नया है। टाइफून सिस्टम, ड्रिप के बाद आता है टाइफून। टाइफून सिस्टम देखिए, इसको हम मॉडिफाइड ड्रिप भी बोला जा सकता है, मॉडिफाइड ड्रिप। इसमें क्वेश्चन आता है कि टाइफून सिस्टम किस में अपनाया जाता है। तो टाइफून सिस्टम सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है शुगर केन में। शुगर केन क्या देखा हमने, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन, ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, टाइफून मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हमने देखा कि वाटर कंजर्वेशन कितना कितना है, पानी की बचत कितना है, उसके बाद इसकी दक्षता कौन सी विधि में कितना दक्षता है। चलिए कुछ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स इरिगेशन से रिलेटेड देखते हैं। जैसे कि आप, एक क्वेश्चन आता है कि देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। रुकिए, पहला क्वेश्चन आता है क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। ओके, तो ये क्या होता है, वाटर यूज इफिशिएंसी क्या होता है। तो इसमें आएगा यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपीरेशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट यील्ड के लिए कितना वाटर लॉस हुआ इवापोट्रांसपीरेशन के फॉर्म में, उससे क्या कहा जाता है, क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट आता है फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी। अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब एक यूनिट यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप को कितने वाटर की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और एक पर्टिकुलर यूनिट के यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लॉस हुआ है इवापोट्रांसपीरेशन के कारण, उसे कहा जाता है क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इरिगेशन आपने तो दे दिया, अब इसे मेजर कैसे करेंगे। जैसे आपने डिस्चार्ज को मेजर किया कि 1000 प्रति लीटर है स्प्रिंकलर के केस में, एंड 4 लीटर प्रति 1000 लीटर प्रति आवर है स्प्रिंकलर में, एंड ड्रिप में है 4 लीटर प्रति आवर। तो इसे मेजर कैसे कर रहे हैं आप, तो मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर के मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस मेथड से इरिगेशन वाटर को मेजर किया जाता है। पहला देखिए, पहला है ओरिफाइसिस, दूसरा है वियर्स। देखिए ओरिफाइसिस छोटे स्रोत, जो आपका छोटे स्रोत हैं वाटर के, जो छोटे सोर्स हैं उनको मापने के लिए यूज किया जाता है ओरिफाइसिस का। किनको, स्मॉल सोर्सेस ऑफ वाटर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है इसे मापने के लिए ओरिफाइसिस का यूज किया जाता है। एंड वियर का यूज कब किया जाता है, वियर जब नाली में प्रवाह हो, सिंचाई का जल नाली में प्रवाह हो तो वियर का यूज होता है। ठीक है, वियर में कुछ फार्मूला है, देखिए इसमें फार्मूला पूछ देता है कि Q इक्वल टू CLH अपॉन M। ये फार्मूला है CLH अपॉन M। अगर सप्रेस्ड वियर की बात करें, देखिए इसके
सप्रेस्ड वेयर की बात करें, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, बस याद कर लेना है। सप्रेस्ड वियर का फॉर्मूला 0.0184 LH3/2। ये है सप्रेस्ड वियर का फॉर्मूला, ये है वियर का फॉर्मूला Q इक्वल टू CLH/M टू द पावर m, एंड सप्रेस्ड वियर इक्वल टू 0.0184 LH टू द पावर 3/2। ओके, इसके बाद देखिएगा इधर, अगर 90 डिग्री वी नोच है, 90 डिग्री वी नोच वियर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 4 बनते हैं कि नॉर्मल वियर का फॉर्मूला बताओ तो Q इक्वल टू CLH टू द पावर m, सेपरेट वियर की फॉर्मूला बताओ 0.0184 टू LH टू द पावर 3/2, एंड 90 डिग्री वी नोच वियर की फॉर्मूला बताओ। तब इसका आता है 0.0138 LH टू द पावर 2.5। हमने क्या देखा, 90 डिग्री वी नोच का फॉर्मूला 0.0138 H टू द पावर, ये H टू द पावर 2.5। ओके, अब ओरिफाइसिस देखे हमने, वियर देखे, तीसरा है पार्सल फ्लूम। पार्सल फ्लूम, इसे वेंचर फ्लूम भी कहा जाता है, वेंचर फ्लूम, पार्सल फ्लूम या वेंचर फ्लूम। देखिए ये वियर प्लस ओरिफाइसिस, इनका कॉम्बो होता है, वियर प्लस ओरिफाइसिस का कॉम्बो। देखिए इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि वियर क्या होता है, ओरिफाइसिस क्या होता है, पार्सल फ्लूम क्या होता है, यूट्यूब में देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे 3 पॉइंट और पढ़ना है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं और स्टूडेंट हरदम कंफ्यूज, मतलब स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता, तो इसे हम देखते हैं। आगे का पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। देखिए मेजरमेंट, हमने अभी क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। ओके, तो देखिए कुछ पढ़ते हैं। एक क्यूसेक इक्वल्स टू क्या होता है, एक क्यूसेक इक्वल्स टू होता है 28.3 लीटर। कीप इन माइंड 1 क्यूसेक इक्वल्स टू 28.3 लीटर। एक क्यूमेक की बात करें, यहाँ से आपको इजी हो जाएगा, एक क्यूमेक 1000 लीटर। ओके, एक हेक्टेयर mm की बात करें तो ये हो जाता है 10,000 लीटर। अगर हम एक हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात करें तो ये हो जाता है 1,00,000 लीटर। ओके, एक हेक्टेयर मीटर की बात करें तो ये हो जाता है 100, ये कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ लीटर। इसे आप 10 टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 3 लीटर्स, लीटर एंड लीटर। सो 1 क्यूसेक इक्वल्स टू 28.3 लीटर, 1 क्यूमेक 10 टू द पावर 3 लीटर, 1 हेक्टेयर mm 10 टू द पावर 4, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर 10 टू द पावर 5, 1 हेक्टेयर मीटर 10 टू द पावर 7 लीटर। अगला एक कुछ पढ़ते हैं कि मेजर ऑफ वाटर हाइट को मेजर करने के लिए, देखिए एक टर्म आता है, इसके साथ ही बता देता हूँ, डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? आई एम नॉट सेइंग अबाउट जहाँ रिवर मिलते हैं, अ प्लेस वेयर रिवर मेट्स दे फॉर्म डेल्टा, नो। डेल्टा रिलेट्स विथ डेप्थ ऑफ वाटर इन फील्ड। मीन्स ये आपका फील्ड है, ये फील्ड है, तो किस लेवल का ही वाटर आपने स्टोर करके रखा है। जैसे राइस के केस में देखें तो ये 5 mm वाटर, तो यही है डेल्टा। समझ गए? चलिए, ये साथ में था तो बता दिया मैंने। वाटर हाइट की बात करें तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। एक एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू एक बार की बात करें, एक बार 1023 सेंटीमीटर ऑफ
वाटर। ओके, अब इसके बाद हम कुछ और बात करते हैं। एक और टॉपिक है कंजर्वेशन यूनिट्स। देखिए कंजर्वेशन यूनिट्स मतलब आपको एरिया को मेजर करना है तो किस किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। देखिए हेडिंग डालिएगा कंजर्वेशन यूनिट्स, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कंजर्वेशन यूनिट। ये नॉर्मल है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 5 बीघा। देखिए राजस्थान में जो यूनिट है ना एरिया को मापने का वो क्या है, बीघा, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 5 बीघा। ठीक है, 1 बीघा की बात करें, 1 बीघा इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर और 0.2 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 2.47 एकड़ एंड 1 एकड़ की बात करें तो 0.405 हेक्टेयर। ओके, इसके बाद हम वाटर सेट देख लेते हैं। देखिए वाटर सेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वाटर सेट को हम 4 प्रकार से बांटे गए हैं, 5 प्रकार से। मिनी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, मिनी, माइक्रो, देन मिली, देन सब माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, मिनी की बात करें तो मिनी का होता है 10 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। माइक्रो 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है मिली, और 10,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर सब माइक्रो, एंड ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर एरिया की बात करें तो ये होता है मैक्रो वाटर सेट। तो आपने कुछ पॉइंट्स देखें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये पॉइंट देखने के बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होता है आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो भी। थैंक यू सो मच।